गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे चित्रकार राम कुमार वर्मा के बारे में। किसके बारे में? चित्रकार राम कुमार वर्मा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चित्रकार राम कुमार वर्मा चित्रकार राम कुमार वर्मा के बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इनके जन्म के बारे में। किसके बारे में? जन्म के बारे में। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। राम कुमार वर्मा का जन्म 1924 ईस्वी में शिमला में एक जगह थी भज्जी हाउस। क्या नाम थी? भज्जी हाउस कैथू। उस जगह का नाम था भज्जी हाउस कैथू। कहाँ पर है? शिमला में है। तो दोबारा सुनेंगे। अपन चर्चा करें चित्रकार राम कुमार वर्मा के बारे में, जिसमें चर्चा कर रहे हैं जन्म के बारे में। तो इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला में भज्जी हाउस कैथू में हुआ था। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताश्री का नाम था नंद कुमार वर्मा। क्या नाम था? नंद कुमार वर्मा। फिर इसके बाद में इनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किस सब्जेक्ट में हुई थी? अर्थशास्त्र में। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए किया, मास्टर डिग्री की अर्थशास्त्र से। उसके बाद सन 1950 से लेकर 1952 तक इन्होंने कला अध्ययन के लिए पेरिस में एक स्थान है जिसका नाम है आंद्रे लाहोत। क्या नाम है? आंद्रे लाहोत और फर्नाल्ड लिंगर, इन दोनों के निर्देशन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। दोबारा सुनो, शिक्षा की बात कर रहे हैं अपन। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया था। उसके बाद में सन 1950 से लेकर सन 1952 तक, यानी 1950 में प्रारंभ किया, 1950, 1951 और 1952 तक इन्होंने कला अध्ययन के लिए पेरिस में, और किसके अंडर में? आंद्रे लाहोत और दूसरे थे फर्नाल्ड लिंगर। इन दोनों के निर्देशन में इन्होंने कला अध्ययन किया, यानी कि चित्रकला का अध्ययन किया। उसके बाद में सन 1970 में इनको JRD, किसकी तरफ से? JRD फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की इनको यात्रा करनी पड़ी। दोबारा सुनेंगे। सन 1970 में JRD फेलोशिप के अंतर्गत राम कुमार वर्मा को अमेरिका की यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इनकी कला यात्रा के बारे में। किसके बारे में? कला यात्रा के बारे में। तो चित्रकार राम कुमार वर्मा में वातावरण की उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत क्षमता थी। यानी कि ये किस प्रकार का चित्रण करते थे? अपने वातावरण को देखते हुए और उस वातावरण में फैले हुए उस उल्लास को देखते हुए अद्भुत चित्रकारी करते थे। यानी कि ये प्राकृतिक दृश्य बनाने में माहिर थे। इन्होंने अपने चित्रों में राम कुमार ने मानव की जो संवेदना है, अंदर की जो भावनाओं की जो संवेदना है उसको एवं त्रासदी को सामाजिक परिवेश के साथ में प्रस्तुत किया। जो त्रासदी है, जो डर है, उसको क्या किया? सामाजिक परिवेश के साथ, एक सामाजिक वातावरण के साथ में उसे संजोकर चित्रित किया। ये मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार कौन रहे हैं, या मनुष्य की सभ्यता
के नाम से कौन सा चित्रकार फेमस था? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। या फिर क्वेश्चन आएगा राम कुमार वर्मा को निम्न में से किस सभ्यता का चित्रकार कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनुष्य की सभ्यता। तो ये मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार रहे हैं। इन्होंने ग्रीस देश की यात्रा की। किसकी? ग्रीस देश की यात्रा की, जहाँ प्राचीन, अर्वाचीन और यूनानी कला प्रणालियों पर इन्होंने अध्ययन किया, उस पर गौर किया। यही कारण है कि इनकी जो तकनीक है वो विभिन्न प्रभावों का मिला जुला असर है। इसी कारण से इनकी जो तकनीक है ये विभिन्न शैलियों की क्या दिखाती है? मिली जुली शैली को प्रभावित करती है। इसके बाद 1970 के बाद इनके चित्रों में अमूर्तता को कहते हैं इंग्लिश में मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट कौन सी होती है? जिसमें रंग तो समझ में आते हैं लेकिन उसकी आकृति हमें समझ में नहीं आती है। आप देखते हैं जितने भी महंगी महंगी पेंटिंग बिकी है वो कैसी है? मॉडर्न आर्टिस्ट की बनी हुई है, मॉडर्न आर्ट में बनाई हुई है। मॉडर्न आर्ट को हिंदी में बोलते हैं अमूर्तता। क्या बोलते हैं? अमूर्तता। तो 1970 के बाद इनके चित्रों में अमूर्तता यानी कि मॉडर्न आर्ट ज़्यादा दिखती रही है। उसके बाद राम कुमार के जो गुरुजी थे जिन्होंने इनको सिखाया था, अर्थात राम कुमार ने जिनसे पेंटिंग सीखी थी, इनके गुरुजी का नाम था फर्नाल्ड लीजे। क्या नाम था? फर्नाल्ड लीजे, जो क्यूब शैली के उस्ताद थे। किसके? क्यूब यानी घनवाद शैली के उस्ताद रहे हैं। उन्होंने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत के अंदर अमूर्तता यानी मॉडर्न आर्ट की क्या की थी? शुरुआत की थी। 1960 से लेकर 1970 तक राम कुमार ने दृश्य चित्रों का ही ज़्यादातर सर्जन किया था। यानी कि 1960 से 1970 10 वर्ष तक राम कुमार वर्मा ने ज़्यादातर कैसे दृश्य बनाए? प्राकृतिक दृश्य चित्रण किया था। कैसे? प्राकृतिक चित्रों को बनाया था। तो एक बार इतना अपन लिखित में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं इनके जन्म के बारे में। जन्म तो देखिए, इनका जन्म 1924 ईस्वी में, इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला के भज्जी हाउस कैथू में हुआ था। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला के भज्जी हाउस कैथू में हुआ था। एक बार दोबारा से देख लो। जन्म के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि राम कुमार वर्मा का जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला के भज्जी हाउस कैथू में हुआ था। ये एक जगह का नाम है भज्जी हाउस कैथू, और ये कहाँ पर है? शिमला में है। कब हुआ था? सन 1924 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था? राम कुमार वर्मा का कैथू में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम नंद कुमार वर्मा था। पिताश्री कौन थे? नंद कुमार वर्मा। नंद कुमार वर्मा इनके पिताश्री थे। इसके बाद में अपन चर्चा करें इनकी शिक्षा के बारे में कि इनकी शिक्षा कहाँ से और किस विषय में हुई थी। शिक्षा, अब शिक्षा में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया था। शिक्षा में लिखेंगे अपन दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया या एमए की शिक्षा
प्राप्त की। दोबारा सुनो पूरी लाइन को। अपन चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा के बारे में कि दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में सन 1950 से 1952 तक राम कुमार वर्मा कला अध्ययन के लिए पेरिस में गए थे। सन 1950 से लेकर 1952 ईस्वी तक राम कुमार वर्मा कला अध्ययन के लिए पेरिस गए। कहाँ गए? कला अध्ययन के लिए कहाँ पर गए? पेरिस में। और पेरिस में जाकर इन्होंने किससे कला शिक्षा सीखी? आंद्रे लाहोत से और दूसरा फर्नाल्ड लिंगर से। तो लिखेंगे पेरिस में इन्होंने आंद्रे लाहोत, क्या नाम है? आंद्रे लाहोत एवं फर्नाल्ड, एक तो है आंद्रे लाहोत, दूसरा फर्नाल्ड लिंगर। फर्नाल्ड लिंगर दोनों से कला शिक्षा प्राप्त की। एक बार दोबारा से सुन लो, फिर उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं चित्रकार राम कुमार वर्मा के बारे में। सबसे पहले चर्चा हुई है इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला के भज्जी हाउस कैथू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था और स्थान का नाम है भज्जी हाउस कैथू में। यदि एग्जाम में आ जाए कि राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप लिखेंगे सन 1924 ईस्वी में शिमला में। अगर इतना लिख दिया तो भी ठीक है, या फिर आप लिख देंगे 1924 ईस्वी में शिमला के भज्जी हाउस कैथू में हुआ था तो भी ठीक है। लेकिन अपन को याद रखना है कि शिमला में कौन सी जगह। अगर एग्जाम में जगह का नाम पता नहीं है तो उसमें मोस्टली जो जगह है, राज्य है, उसका तो नाम लिखना ही है और सन भी याद रखनी है। उसके बाद में इनके पिता के बारे में पढ़ते हैं। इनके पिताश्री का नाम नंद कुमार वर्मा था। अब आते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। कौन से सब्जेक्ट में? अर्थशास्त्र में। क्या किया? एमए किया था, यहाँ से मास्टर डिग्री की थी। और कहाँ से की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके बाद में सन 1950 से लेकर 1952 तक, यानी 1950, 1951 और 1952 3 वर्ष के लिए तक राम कुमार वर्मा कला अध्ययन के लिए कहाँ चले गए? पेरिस में चले गए। कहाँ चले गए? पेरिस, फ्रांस में चले गए। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो पेरिस में इन्होंने क्या किया? आंद्रे लाहोत एवं फर्नाल्ड लिंगर, ये दो गुरु बना लिए इन्होंने। एक तो था आंद्रे लाहोत और फर्नाल्ड लिंगर, दोनों से कला शिक्षा प्राप्त की। अब ये तो फ्रांस पेरिस में गए थे ना, वहाँ तो विदेश हो गया, तो विदेशों में तो ऐसे ही नाम मिलेंगे, आंद्रे लाहोत और फर्नाल्ड लिंगर। थोड़ा सा याद रखना है आपको, आंद्रे लाहोत और फर्नाल्ड लिंगर। क्वेश्चन आएगा कि राम कुमार वर्मा ने कला शिक्षा किससे प्राप्त की थी? याद आएगा कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की और किससे प्राप्त की? तो पेरिस में आंद्रे लाहोत और फर्नाल्ड लिंगर से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की।
उसके बाद में सन 1970 में, कब की बात है, 1970 की बात है, सन 1970 ईस्वी में 1970 में JRD फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की यात्रा की। JRD 1970 ईस्वी में JRD फेलोशिप के अंतर्गत, JRD फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की क्या की, यात्रा की। दोबारा सुनो, सन 1970 ईस्वी में JRD फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की यात्रा की। उसके बाद में अपन चर्चा करें इनकी कला यात्रा के बारे में। कला यात्रा और कला से संबंधित इनकी क्या क्या यात्राएं रही, कहाँ गए, कहाँ पर कला प्रदर्शनी लगाई, ये सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चित्रकार रामकुमार में वातावरण की उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत क्षमता रही है। तो लिखेंगे चित्रकार रामकुमार में वातावरण की उदासीनता, चित्रकार रामकुमार में वातावरण की उदासीनता, वातावरण की क्या, उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता रही है। उदासीनता के बाद में लिखेंगे और उल्लास को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत क्षमता रही है। चित्रकार रामकुमार में वातावरण की उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत क्षमता रही है। इनके चित्रों में मानव संवेदना और त्रासदी को सामाजिक परिवेश के साथ में प्रस्तुत किया गया है। तो लिखेंगे इनके चित्रों में मानव संवेदना एवं त्रासदी को सामाजिक परिवेश के साथ में प्रस्तुत किया गया है। त्रासदी परिवेश को, सामाजिक परिवेश को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। त्रासदी सामाजिक परिवेश को प्रस्तुत किया गया है। परिवेश को प्रस्तुत किया गया है। दोबारा सुनो पूरी लाइन। इनके चित्रों में मानव संवेदना, एक तो मानव संवेदना एवं त्रासदी सामाजिक परिवेश को क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। रामकुमार है वो मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार भी कहलाते हैं। तो लिखेंगे ये मनुष्य की
सभ्यता के चित्रकार भी कहे जाते हैं। यानी कि इनको मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार किन्हें कहते हैं, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे किसको? राम कुमार वर्मा को। राम कुमार वर्मा को मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार भी कहा जाता है। इन्होंने ग्रीस देश की यात्रा की। किसकी? ग्रीस देश की। इन्होंने ग्रीस देश की भी यात्रा की। यानी कि ये ग्रीस गए, किसके लिए गए? अपने कला कार्य के लिए ये ग्रीस भी गए, जहां प्राचीन, अर्वाचीन और यूनानी कला प्रणालियों पर इन्होंने कार्य किया। इन्होंने ग्रीस देश की यात्रा की, जहां पर प्राचीन, अर्वाचीन, जहां पर प्राचीन, अर्वाचीन और यूनानी कला प्रणालियों पर और यूनानी कला प्रणालियों पर गौर किया या अध्ययन किया। और यूनानी कला प्रणालियों पर गौर किया। उसके बाद में यही कारण है कि इनकी तकनीक पर विभिन्न प्रभावों का मिला जुला असर है। तो लिख लेंगे यही कारण है, यही कारण है कि इनकी कला पर, इनकी तकनीकी कला पर, इनकी तकनीकी कला पर अनेक यानी विभिन्न प्रभावों का मिला जुला असर है। तो इनकी तकनीकी कला पर विभिन्न प्रभावों का मिला जुला असर है। एक बार दोबारा से सुन लो। सन 1970 ईस्वी में इनको JRD फेलोशिप के अंतर्गत कहाँ जाना पड़ा? अमेरिका की यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कला यात्रा कि चित्रकार राम कुमार में वातावरण की उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत क्षमता भी रही है। इनके चित्रों में मानव संवेदना एवं त्रासदी सामाजिक परिवेश को प्रस्तुत किया गया है। ये मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार भी कहे जाते हैं। इन्होंने ग्रीस देश की भी यात्रा की, जहां पर प्राचीन और अर्वाचीन यानी कि प्राचीन और उससे पहले और उसके बाद के और यूनानी कला प्रणालियों पर इन्होंने गौर किया, उनका अध्ययन किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी कारण से इनकी तकनीकी कला पर विभिन्न प्रभावों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। यानी कि इनकी जो कला है उस कला में विभिन्न कलाओं का असर मिलता है। यानी कि चित्र में विभिन्न प्रकार की कलाओं का असर इसलिए मिलता है कि ये अलग अलग पद्धतियों पे कार्य करते थे और अलग अलग पद्धतियों पे कार्य करने के लिए ये विदेशों की जो तकनीकी थी उसको भी ये इस्तेमाल करते थे। तो भारत के अंदर ये तकनीकी आर्टिस्ट भी रहे। आगे की चर्चा करते हैं अपन।
1970 के बाद में इनके चित्रों में मॉडर्न आर्ट ज़्यादातर दिखती है। तो लिखेंगे सन 1970 ईस्वी के बाद इनके चित्रों में अमूर्तता को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न आर्ट। क्या बोलते हैं? मॉडर्न आर्ट। अमूर्तता ज्यादा दिखती है। दोबारा सुनो पूरी लाइन को। सन 1970 ईस्वी के बाद इनके चित्रों में अमूर्तता यानी कि मॉडर्न आर्ट ज्यादा दिखती है। अमूर्तता को बोलते हैं मॉडर्न आर्ट। राम कुमार के जो गुरु थे वो कौन थे? लिखेंगे यहाँ पे गुरु। राम कुमार के गुरु तो लिखेंगे राम कुमार के गुरु। तो राम कुमार के गुरु कौन थे? फर्नाल्ड लीजे थे। कौन थे? फर्नाल्ड लीजे। तो राम कुमार के गुरु कौन थे? फर्नाल्ड लीजे। कौन थे? फर्नाल्ड लीजे। फर्नाल्ड लीजे इनके गुरु थे और ये क्यूब शैली के उस्ताद थे। किसके? फर्नाल्ड लीजे थे जो क्यूब शैली के, किसके? क्यूब शैली के क्या थे? उस्ताद थे। दोबारा सुनो, अपन चर्चा करें इनके गुरु के बारे में कि राम कुमार के गुरु वो कौन थे? फर्नाल्ड लीजे थे। क्या नाम थे? क्या नाम था इनका? फर्नाल्ड लीजे। जो क्या थे? क्यूब शैली के। क्यूब यानी घन, इसको हिंदी में कहेंगे घन। क्यूब को क्या कहेंगे? घन। तो ये क्यूब शैली के उस्ताद थे, यानी कि इस तरीके से ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, इस प्रकार के चित्र ज्यादा बनाते थे क्यूब शैली में, घनवादी चित्रकार थे। तो इनके ऊपर भी, राम कुमार के ऊपर भी इनकी क्यूब शैली का असर रहा है। इन्होंने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। आगे लिखेंगे इन्होंने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। इन्होंने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में अमूर्तता की शुरुआत किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा फर्नाल्ड लीजे ने की थी। किसने? फर्नाल्ड लीजे ने, जो राम कुमार के क्या रहे हैं? गुरु रहे हैं। इनसे इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में 1960 से 1970 तक, कब की बात है? सन 1960 से 1960 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक, 1960 से 1970 ईस्वी तक आप इन्होंने, राम कुमार वर्मा ने दृश्य चित्रों का ही ज्यादातर सर्जन किया है। तो लिखेंगे 1960 से 1970 तक आपने दृश्य चित्रों का ही अधिक सर्जन किया था। 1960 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक आपने किसकी बात हो रही है यहाँ पर? राम कुमार वर्मा की। आपने दृश्य चित्रों का ही अधिक सर्जन किया। दृश्य चित्र कौन से होते हैं? दृश्य चित्र होते हैं प्राकृतिक दृश्य। कौन से? प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य वाले चित्र होते हैं ना, जैसे कि इस तरीके से
पहाड़ बना दिया, सूर्य, पक्षी बना दिए। उसके बाद में इस तरीके से घर, झोंपड़ी, पेड़ पौधे, इस तरीके से जो सीन बनते हैं वो किस में आते हैं, प्राकृतिक दृश्य में आते हैं। इस तरीके से लैंडस्केप भी बोलते हैं जिनको। ये क्या हो गया, ये हो गया प्राकृतिक दृश्य हो गया ये। इस तरीके से अब ये क्या हो गया, एक प्राकृतिक दृश्य हो गया। तो ये प्राकृतिक दृश्य बनाने में क्या थे, माहिर थे, प्राकृतिक दृश्य। तो ये प्राकृतिक दृश्य बनाए इन्होंने कब से कब तक, 1960 से 1970 तक इन्होंने दृश्य चित्रों पर काफी सारा अध्ययन किया, यानी कि सर्जन कार्य किया। अब पढ़ते हैं अपन इनके प्रमुख चित्र, पुरस्कार, प्रमुख प्रदर्शनी। तो पहले प्रमुख चित्र पढ़ते हैं, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से रहे हैं। आज मैं वैसे ही एक बार आपको प्रमुख चित्रों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद में कल मैं वापस से आपको इनके जो चित्र है वो चित्र के माध्यम से ही वापस से एक बार बता दूंगा। तो आइए अपन चर्चा करें इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्र, इनके प्रमुख चित्रों में जैसे कि इन्होंने एक चित्र बनाया भूमि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, क्योंकि लैंड स्केप भी बनाते थे, भूमि दृश्य। तो इनके चित्रों में आ जाएगा भूमि, और भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। उसके बाद में इन्होंने बनाया आसमान, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य बनाते थे उसमें आसमान तो बनाना स्वाभाविक है। आसमान, एक तो भूमि बनाया, उसके बाद में आसमान नामक चित्र भी बनाया, उसके साथ ही भवन भी बना दिया। भवन, भवन के बाद इन्होंने बनाया आधुनिकता के संस्कार। कौन सा, आधुनिकता के संस्कार, आधुनिकता के संस्कार नाम की एक पेंटिंग बनाई। फिर बनाया कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल नाम की भी एक पेंटिंग बनाई इन्होंने। फिर बनाया विस्मय, पेंटिंग का नाम है विस्मय। पीड़ा, विस्मय बनाया, पीड़ा बनाई। बेरोजगार नाम की एक पेंटिंग बनाई। कौन सी, बेरोजगार, बेरोजगार नाम की भी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई। उसके बाद में बनाया इन्होंने स्नातक। कौन सी, स्नातक, स्नातक नाम की भी एक पेंटिंग इन्होंने अपनी लाइफ में बनाई। उसके बाद बनाया निराश्रित। कौन सी, निराश्रित, निराश्रित नाम की पेंटिंग भी राम कुमार वर्मा की एक फेवरेट पेंटिंग रही है, निराश्रित। उसके बाद में इन्होंने वाराणसी श्रृंखला बनाई थी। कौन सी, वाराणसी श्रृंखला। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वाराणसी श्रृंखला क्वेश्चन आया था कि वाराणसी श्रृंखला नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो इसमें आंसर था
राम कुमार वर्मा ने। उसके बाद में इन्होंने बनाया बोझ। पेंटिंग का नाम क्या है? बोझ। बोझ यानी कि किसी भी चीज का दबाव या प्रेशर, बोझ। उसके बाद बनाया इन्होंने खंडहर। खंडहर। खंडहर के बाद में नेक्स्ट पेंटिंग रही है इनकी घाट। कौन सी? घाट। यानी कि जब ये यहाँ पर गए ना वाराणसी संकल्प बनाने, तो वहां पर 84 घाट हैं। कितने घाट है? 84 घाट। तो उन घाटों के वहीं बैठ के ये स्केच और पेंटिंग करते थे, तो उनकी पेंटिंग बनी घाट नाम से। किस नाम से? घाट नाम से। जैसे कि आप कभी भी कहीं भी गए हो, पुष्कर जी गए हो, तो वहाँ पर भी घाट है, या सोरू जी, गंगा जी, हरिद्वार जी जाते हैं तो वहाँ सब क्या बने हुए हैं? घाट बने हुए हैं। कभी किसी दादा परदादा के साथ, दादा और परदादी ये सब लोगों को पहुँचाने गए हो ना कभी तो देखना वहाँ पर घाट होंगे। उसके बाद में धूप छांव के बीच। पेंटिंग का नाम क्या है? धूप छांव के बीच। यानी कि धूप भी हो और छाया भी हो, तो धूप छांव के बीच नाम की पेंटिंग भी इनकी है। और वर्षों बाद एक पेंटिंग का नाम इन्होंने रखा वर्षों बाद। वर्षों बाद नाम की भी इनकी एक पेंटिंग रही है। परिजन। कौन सी पेंटिंग? पेंटिंग का नाम है परिजन, यानी अपनी निजी जानकार। उसके बाद में शहर, सिटी नाम से पेंटिंग थी इनकी, सिटी, शहर। उसके बाद नदी व अंधेरे उजाले। नदी, नदी व अंधेरे उजाले। तो ये दो पेंटिंग है मानो, एक तो है नदी, दूसरी है अंधेरे उजाले। ये दो पेंटिंग होगी, नदी, अंधेरे उजाले। उसके बाद में वर्षा नाम की भी एक पेंटिंग रही है इनकी। कौन सी? वर्षा। उसके बाद में अलविदा नाम की पेंटिंग भी बनाई इन्होंने। कौन सी? अलविदा। वर्षा, अलविदा नाम की भी इनकी एक पेंटिंग रही है। इसके बाद में अतीत। पेंटिंग का नाम है अतीत। अतीत, हद से ज्यादा। उसके बाद में परिवार नाम की भी एक पेंटिंग बनाई इन्होंने, परिवार। और एक पेंटिंग बनाई दो बहनें। दो बहनें यानी दो सिस्टर, टू सिस्टर्स नाम की। ये पेंटिंग किसमें थी? लिथोग्राफ है ये, लिथोग्राफ। लिथोग्राफ। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राम कुमार वर्मा की टू सिस्टर्स नाम की पेंटिंग किस मीडियम में बनी हुई है? तो यह है लिथोग्राफ में। लिथो है एक चूना पत्थर। चूना पत्थर को ऊपर से उसकी परत को पहले घिसकर उसको प्लेन किया जाता है। उसके बाद में उसमें ग्लास पेंसिल। कौन सी? ग्लास पेंसिल। जो ग्लास के ऊपर जिस पेंसिल से स्केच करते हैं, उस पेंसिल से इसके ऊपर स्केचिंग करते हैं। और उसके बाद में इसमें गोंद का पानी लगा देते हैं। फिर इसको दूसरे दिन आके साफ करते हैं, फिर वापस से इस पर गोंद का पानी। तो ये प्रोसेस 3 बार होता है। फिर उसके बाद में एक रोलर होता है, उससे इंक लगाते हैं। इंक लगाने के साथ साथ में इसमें पानी लेंगे, उस पानी से एक फोम, यानी होता है ना अपन राखी बांधते हैं, उसमें एक गद्दा होता है, एक फोम होता है। तो उस फोम, वैसे एक बड़ा फोम भी आता है, गद्दा बोलते हैं जिसको। उससे क्या है कि रोलर चलाएंगे, फिर इसके ऊपर पानी का स्पंज चलाएंगे, तो उससे ये होगा कि एक्स्ट्रा स्थान पर अगर कोई इंक लग जाती है तो वो साफ हो जाती है। इस प्रकार से 3 बार इसमें इंक लगाएंगे। लगाने के बाद में फिर इसके ऊपर सीट रखेंगे और जो मशीन होती है प्रिंट लेने की, उसमें इसे डाल देंगे और उस मशीन को घुमा देंगे। तो इस प्रकार से इसका प्रिंट छप जाएगा और उससे अपन हजारों प्रिंट ले सकते हैं। एक ही लिथो स्टोन से बनी हुई डिजाइन से अपन 1000 प्रिंट ले सकते हैं। तो पहले के ज़माने में जो अखबार है वो भी इसी प्रकार से छपते थे।
तो दो बहनें नाम की इनकी एक फेवरेट पेंटिंग है। उसके बाद में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई सौपन। कौन सी बनाई? सौपन। और ये जो सौपन नाम की पेंटिंग इन्होंने तेल चित्र, ये तेल चित्र इनका क्या है? तेल चित्र, यानी कि ये इनकी ऑयल पेंटिंग है। उसके बाद में इन्होंने बनाई श्रद्धांजलि। कौन सी? श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि नाम की भी एक पेंटिंग इन्होंने अपनी लाइफ में बनाई, श्रद्धांजलि। उसके बाद में इन्होंने पेंटिंग बनाई नगर दृश्य। कौन सा? नगर दृश्य। श्रद्धांजलि नगर दृश्य नाम की पेंटिंग भी बनाई। और उड़ान नाम की एक पेंटिंग भी इनकी फेवरेट पेंटिंग रही है। कौन सी? उड़ान। उड़ान नाम की पेंटिंग भी बनाई। और एक पेंटिंग बनाई बसंत। बसंत ऋतु आती है ना, तो उस ऋतु से लेकर भी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई। और एक पेंटिंग थी इनकी धार। क्या नाम था? धार नाम की पेंटिंग, धार। और इसके अलावा और कौन सी पेंटिंग थी इनकी? इनकी थी सानिती का कबूतर। कौन सी? सानिती का कबूतर। सानिती का कबूतर नाम की पेंटिंग भी इन्होंने बनाई, सानिती का कबूतर। और कैदी का सौपन नाम की पेंटिंग भी इनकी फेवरेट रही है। कैदी जो जेल के अंदर बंद होते हैं और उन कैदियों का क्या सपना होता है, उसको पेंटिंग को इन्होंने क्रिएट किया। कैदी का सौपन, जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उन कैदियों का क्या सपना होता है, उसको भी इन्होंने बनाया। इसके बाद में श्रमिक की भूख नामक पेंटिंग भी इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग रही है। कौन सी? श्रमिक की भूख नामक पेंटिंग भी इनकी फेवरेट पेंटिंग रही है। उसके बाद में इन्होंने बनाया श्रमिक की मौत। श्रमिक की मौत, श्रमिक की मौत नामक पेंटिंग भी इन्होंने बनाई। श्रमिक की भूख, यानी कि कोई श्रमिक है, मजदूर आदमी मजदूरी करते करते भी वो भूखा रहता है, इस चीज़ को उन्होंने फीलिंग के अंतर्गत समझा। और श्रमिक की मौत, यानी भूखे मरते मरते मेहनत करते करते भी उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो इस टाइप की पेंटिंग भी इन्होंने बनाई। एक बार वापिस से चर्चा करते हैं अपन चित्रकार राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंगों के बारे में। इसके बारे में, प्रसिद्ध पेंटिंगों के बारे में कि इनकी प्रसिद्ध चित्रकारी कौन कौन सी है। तो देखिए, चर्चा कर रहे हैं अपन प्रमुख चित्रों के बारे में। इन्होंने बनाया भूमि। कौन सा? भूमि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड, क्योंकि भूमि दृश्य बनाते थे, प्राकृतिक दृश्य भी बोलते हैं इनको, या दृश्य चित्र भी बोलते हैं। तो भूमि का मतलब लैंड, तो लैंडस्केप ये बनाते थे। यहाँ को स्टेट में लिख लेंगे और भी आगे अच्छा समझ में आ जाएगा। स्केप, लैंडस्केप यानी भूमि के दृश्य। इसके साथ में अगला चित्र कौन सा है? आसमान, यानी कि इन्होंने आसमान को भी बनाया, क्योंकि आसमान में भी मौसम के अनुसार देखते हैं आप, आसमान में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। कभी कभी आप देखते हो बरसात के दिनों में साफ वातावरण होता है, और कभी कभी जैसे रुई के कोई ढेर हो वैसे दिखाई देता है। बादल ऐसे भगते हुए दिखाई देते हैं, कभी नीला और कभी घना काला। बारिश के टाइम पे जब बादल काले हो जाते हैं, बारिश आने का मौसम हो जाता है, बिजली कड़कती है, तो अलग अलग प्रकार के बादल दिखते हैं अपन को। तो इन्होंने भी क्या किया? आसमान को चित्रित किया। उसके बाद में भवन, यानी कि मकान, कच्चे घर, इन सबको इन्होंने चित्रित किया। आधुनिकता के संस्कार, आधुनिकता जो अभी वर्तमान में जो मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न, उसके संस्कार कैसे संस्कार है उसको भी इन्होंने चित्रित किया। कौतूहल को चित्रित किया, विस्मय, पीड़ा, बेरोजगार, स्नातक, निराश्रित, वाराणसी श्रृंखला। वाराणसी कहाँ पर है? वाराणसी यूपी में है, जिसका दूसरा नाम है बनारस। क्या बोलते हैं? बनारस। बनारस के पान बहुत फेमस है, कभी बनारस जाओ तो एक बार जरूर खा के आना।
तो बनारस श्रृंखला भी इन्होंने बनाया। और बनारस में जो मार्केट है उसकी बहुत पतली पतली गलियां हैं, यदि उस गली में एक गाय घुस जाए ना गलती से तो मान लो कि जगह ही नहीं बचेगी। तो वाराणसी श्रृंखला भी इन्होंने बनाई। उसके बाद में बोझ नाम की पेंटिंग, खंडर, जो पुराने भवन हवेलियां ये सब है वो खंडर हो जाते हैं ना, तो वैसे खंडरों को भी इन्होंने बनाया। उसके बाद में घाट नाम की पेंटिंग बनाई, धूप छांव के बीच वाली पेंटिंग, वर्षों के बाद, परिजन, शहर, नदी, अंधेरे उजाले, वर्षा, अलविदा, श्रमिक की मौत, श्रमिक की भूख, इसके अलावा अतीत, परिवार, दो बहनें जो लिथोग्राफ में बनी हुई पेंटिंग है। और उसके बाद में इधर आ जाओ, सौपन, ये इनका तेल चित्रण था यानी कि ऑयल पेंटिंग थी। श्रद्धांजलि, नगर दृश्य, उड़ान, बसंत, धार, सानिती का कबूतर और कैदी का सौपन आदि इनकी प्रमुख पेंटिंग रही है। तो देखिए एक बार वापस से अपन इनकी प्रमुख चित्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चित्र आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि राम कुमार वर्मा के बारे में संक्षिप्त से परिचय दीजिए। तो आपको क्या करना है, उनके जन्म के बारे में, उनकी कला शिक्षा के बारे में, उनकी कला यात्रा के बारे में, उनके प्रमुख चित्रों के बारे में, प्रमुख पुरस्कार व सम्मान के बारे में, प्रमुख प्रदर्शनी आदि के बारे में, और लास्ट की लाइन में अपन लिखेंगे उनकी मृत्यु के बारे में। यानी चित्रकार के जन्म से लेकर मरण तक का विवरण उसमें लिखना है। और उसमें जो चित्र होते हैं, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो क्या करता है, जो चित्र लिखते हो आप इनके प्रमुख चित्रों में, तो उन चित्रों को विशेष रूप से पढ़ता है। बाकी उनकी कला यात्रा में आप कुछ जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं, लेकिन उनके प्रमुख चित्र तो उस एग्जामिनर को भी याद रहते हैं, तो उनके चित्र तो स्वयं के ही लिखने जरूरी होता है। तो एक बार देखो, अपन प्रारंभ करते हैं बैक साइड से, यानी पहले अपन ने पढ़ा अप साइड से, अब पढ़ेंगे अपन डाउन साइड से। तो देखिए शर्मी की मौत, आप भी मेरे साथ बोलेंगे ताकि याद हो जाएगा। शर्मी की मौत, शर्मी की भूख, अंधेरे उजाले, दो बहनें, और ये पेंटिंग बनाई थी लिथोग्राफ में, चूना स्टोन बोलते हैं जिसको, चूना पत्थर, या फिर इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। कौन सा, लाइम स्टोन या चूना पत्थर। उसके बाद में परिवार, अतीत, बोझ, खंडर, घाट, धूप छांव के बीच, वर्षों बाद, परिजन, शहर, नदी, वर्षा, अलविदा। फिर इधर आ जाओ, वाराणसी या बनारस श्रृंखला, निराश्रित, स्नातक, बेरोजगार, पीड़ा, विस्मय, कौतूहल, आधुनिकता के संस्कार, भवन, आसमान, भूमि, लैंडस्केप जिसको बोलेंगे, कैदी का सौपन, सानिती का कबूतर, धार, बसंत, उड़ान, नगर दृश्य, श्रद्धांजलि और सौपन, तेल चित्र आदि इनके प्रमुख चित्रों में माने गए हैं या इन्होंने बनाए थे। अब आपको इनके चित्र याद करने का दूसरा तरीका, जैसे कि आपने पढ़ा भूमि, तो चित्र का नाम लेते ही तुरंत चित्रकार का भी नाम आप साथ में याद लेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे कि भूमि राम कुमार वर्मा, आसमान राम कुमार वर्मा, भवन राम कुमार वर्मा, आधुनिकता के संस्कार राम कुमार वर्मा, कौतूहल राम कुमार वर्मा,
इस प्रकार से आपने इनके सारे चित्र पढ़ लिए, कौन कौन से चित्र थे। ये पढ़ने के बाद में अपनी जो नोटबुक है उसको आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और एक खाली पेज लेंगे, रफ कार्य यानी रफ कॉपी लेंगे और उसमें पेन से लिखेंगे इनके प्रमुख चित्र। अब आपको देखना है कि आपको इनके 30-40 यानी 25 तो होंगे करीब, इनके 25-30 चित्रों में से कितने याद होते हैं। तो वो याद हुए जो चित्र है वो आप उसमें लिख देंगे, तो उससे आपकी मेमोरी का पता चल जाएगा कि आपकी मेमोरी कितनी तेज है। यदि कम है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मंगाने हैं जिसमें बादाम है। बादाम को बारीक काट के अपने दूध में पटक दो, उसको हल्की चीनी डालो और उसे पी जाओ। तो बादाम और दूध या फिर गुड़ अगर आप डाल देंगे दूध के अंदर, गुड़ चीनी की जगह, तो वो भी आपकी याददाश्त को क्या कर देगा, तीव्र कर देगा। और सबसे मेन बात अपनी साइकोलॉजी की, अपने माइंड को अगर आप सही रखेंगे ना, तो आप चाहे लाल मिर्ची खा लो डेली है ना, तो भी आपका दिमाग तेज हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप स्वस्थ रहे, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ सरस्वती विराजमान करती है, ध्यान रखना। तो ये थे राम कुमार वर्मा के प्रमुख चित्रों के बारे में। वापस पढ़ाने की ज़रूरत है तो बताओ, नहीं तो मुझे लगता है कि 2 बार अपन ने इनको पढ़ लिया, आपको याद भी होने लग गया होगा, और बाकी आप लिख के इसे याद कर लेंगे। मुझे पता है कि आप ये सारे चित्रों को रट लेंगे, लेकिन इनके जो मेन चित्र हैं देखो, एक तो ये भूमि है, उसके बाद में बेरोजगार है, वाराणसी श्रृंखला है, 3 तो ये है, और 2 बहनें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शहर, और उसके बाद कौन सा आ गया, सानिधि का कबूतर और नगर दृश्य। ये चित्र तो आपको कम से कम 101% याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इन चित्रों को ज़्यादा बार पूछा गया है। तो बेरोजगार नामक पेंटिंग किसकी है, राम कुमार वर्मा की है। वाराणसी श्रृंखला नामक सीरीज किसने बनाई थी, किसने बनाई, राम कुमार ने। या फिर 2 बहनें नामक पेंटिंग राम कुमार की है, लेकिन किस माध्यम में बनी है, लिथोग्राफी माध्यम में बनी हुई है। और इसके अलावा सानिधि का कबूतर निम्न में से किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे, M.A. हुसैन, कृपाल सिंह शेखावत और राम कुमार वर्मा या राजा रवि वर्मा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपन गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन चौथे नंबर पे होता है और पहले पे गलत, दूसरे पे भी गलत, तीसरे पे गलत। तो अपन क्या करते हैं, 3 ऑप्शन पढ़ते हैं, चौथे तक पहुँचते नहीं है, और अपन सोच लेते हैं हाँ ये सही है, राजा रवि वर्मा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था नाम के पीछे वर्मा ही था, लेकिन ये पता नहीं था कि वो राजा रवि वर्मा था या राम कुमार वर्मा था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनका जन्म 1924 में हुआ था शिमला में, और जो राजा रवि वर्मा है उसका जन्म 1848 ईस्वी में किल्ली मिन्नूर एक शहर है, कहाँ का, केरल का, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो ये चर्चा हुई आज आपके राम कुमार वर्मा चित्रकार। कल अपन पढ़ेंगे इनके पुरस्कार के बारे में, प्रमुख प्रदर्शनी के बारे में, और यदि कोई इनकी पेंटिंग बिकी है तो उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और भारत माता की जय हो।